नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, संज्ञा से अव्यय तक हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। उस चैप्टर में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा। इससे जस्ट पहली क्लास में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विशेषण, 4 अलग अलग प्रकार का विशेषण होता है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन विशेषण से आते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में, जो ये 8वीं क्लास होगी, और फिर से बता दूं जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ आपकी मेल आईडी से दे रहा हूँ। इसको शेयर कोई कर भी नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड की हमने जितनी भी क्लासों के लिंक लोगों को दिए तो लोगों ने वो लिंक अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में बांट दिए, जो कि गलत है कि कोई व्यक्ति फ़ीस दे और कोई बिना फीस दिए या बिना मेहनत के क्लास ले, वो गलत है। तो दोस्तों, आपको मेल पे ये क्लास मिलेगी। इससे पहले भी हिंदी की क्लासें ऑलमोस्ट मेल पे ही मिल रही हैं। आज जो टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है कि आप स्वयं समझेंगे अभी जब मैं पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अव्यय। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय, अगर हम वैसे सामान्य अर्थ में देखें तो अव्यय का मतलब होता है जो कभी खर्च नहीं होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अव्यय। लेकिन दोस्तों, जब अगर आप अव्यय पढ़ रहे हैं तो अव्यय पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक होता है विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, एक विकारी शब्द और एक अविकारी। अब इसमें क्या होता है, विकारी कहो या विकारी कहो, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अव्यय भी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अव्यय एक प्रकार का शब्द होता है, ठीक है। अब कैसा शब्द होता है इसको हम समझेंगे अभी। देखिए दोस्तों, पहले विकारी और अविकारी को समझिए। अगर विकारी और अविकारी समझ में आ गया तो फिर अव्यय भी समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, विकारी शब्द उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं कि जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उनको कहते हैं विकारी शब्द। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग विकारी शब्द। पहले विकारी और अविकारी की थ्योरी समझिए। अगर ये समझ में आ जाएगा तो अव्यय भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो क्या होता है कि ऐसे शब्द जो या तो लिंग के अनुसार या फिर वचन के अनुसार या फिर कारक के अनुसार बदल जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग विकारी शब्द। जैसे समझिए आप, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने कहा लड़का, है ना, तो लड़का शब्द का अगर स्त्रीलिंग हम देखें, ये तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में देखें तो ये लड़की हो जाएगा, है ना। और अगर मैं वचन के अनुसार देखूं तो ये क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। कारक के अनुसार देखूं तो ये लड़कपन इसमें हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आप सीधे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शब्द कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, तो उन शब्दों को हम लोग कहते हैं विकारी शब्द, है ना, विकारी। और जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार किसी भी तरीके से बदलते नहीं हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते, तो उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। और दोस्तों, अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शब्द जो बदलते नहीं हैं, मतलब कन्वर्ट नहीं होते। अब आप कहोगे कि बदलने का क्या मतलब है, कैसे बदलते नहीं हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं बदलते हैं। जैसे दोस्तों, मैं एक शब्द कहता हूँ, जैसे मैंने कहा इधर। अब एक शब्द क्या है, एक शब्द है जिसका नाम है इधर। अब इधर का विलोम तो होता है उधर, लेकिन न तो लिंग के अनुसार इसे बदला जा सकता है, न वचन के अनुसार बदला जा सकता है। मतलब इसका स्त्रीलिंग भी नहीं बनता है, इसका बहुवचन भी नहीं बनता है, और इसका कारक भी नहीं बनता है। तो इस प्रकार से इधर शब्द क्या हो गया, ये एक जो है, ये एक अविकारी शब्द हो गया। फिर से समझिए, विकारी शब्द उसको कहेंगे जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाएगा, उसको तो हम कहेंगे विकारी शब्द। और जो नहीं बदलेगा उसके आगे और लग जाएगा अविकारी शब्द। यही अविकारी शब्द दोस्तों अव्यय होते हैं। यानी अव्यय, जो व्यय नहीं हो रहा है, जो चेंज होगा ही नहीं। तो देखिए, मैंने सीधे डायरेक्ट यहाँ अव्यय की परिभाषा आपको लिखी है। अविकारी और विकारी की परिभाषा इसलिए मैंने नहीं लिखी क्योंकि एक चैप्टर है अगला, वहाँ हम इनको फिर से पढ़ेंगे, जहाँ हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बाद मैंने आपको वही पढ़ाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। यानी विकार मतलब विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं,
और अभिकारी शब्द वो होते हैं जो नहीं बदलते हैं, और अभिकारी शब्द को ही हम अव्ययी कहते हैं। अब अव्ययी की क्या परिभाषा हो जाएगी? अव्ययी की परिभाषा हो जाएगी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्ययी या अभिकारी शब्द कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, यानी कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि अव्ययी प्रायः होते हैं विकारी शब्द, अभिकारी शब्द या तत्सम शब्द या इनमें से कोई नहीं, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? अभिकारी शब्द होते हैं। इस प्रकार से भी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी विकारी अभिकारी की डेफिनेशन समझ में आ गई, और जो अभिकारी शब्द होते हैं वही अव्ययी होते हैं। तो दोस्तों, अव्ययी देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है एग्जाम की दृष्टि से, और इसके अलग अलग 4 भेद होते हैं। अव्ययी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अभिकारी शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। अब ये क्या हुआ भाई क्रिया विशेषण? दोस्तों, अव्यय का ही एक रूप है क्रिया विशेषण, अव्यय। अब लेकिन इससे पहले मैं अव्यय के कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे मैं एक शब्द कह दूं कुछ, अब इसका स्त्रीलिंग भी नहीं बन सकता, इसका कोई बहुवचन भी नहीं बन सकता। जैसे मैं कहूँ अभी, मैं कहूँ रोज, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ना, जो कि जिनका लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन नहीं बन सकता है, तो ये अभिकारी शब्द होते हैं। अब इन्हीं में बहुत टाइप के शब्द होते हैं, यानी 4 इसके भेद हैं। इसके अलग अलग शब्दों के तरीके से वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2016 में बीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो एग्जामिनर इसमें कई बार घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जिसको गहन अध्ययन होगा वही सही कर सकता है, बाकी लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखो ध्यान से समझिए, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था 2016 में, उसमें पूछा गया था कि घोड़ा हिनहिना रहा है। क्या पूछा गया था? कि घोड़ा हिनहिना रहा है। तो इसमें जो हिनहिनाना शब्द है वह क्या है? हिनहिनाना शब्द क्या है? तो उसने क्या बोला कि उसने ऐसे नहीं बोला कि कौन सा अव्यय है, क्या है, इस प्रकार से उसने बिल्कुल भी नहीं पूछा, बल्कि उसने क्या कह दिया कि इसमें हिनहिनाना शब्द क्या है। तो हिनहिनाना शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक रूप है। तो पहला जो प्रकार है अव्यय का वो क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपके समझ में आया होगा। वो कैसे परिभाषा हम उसकी लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी अव्यय तो अब आपको समझ में आ गया ना कि ऐसा शब्द जो बदलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें वो शब्द कैसा होगा कि किसी क्रिया की यानी वर्ब की विशेषता को बता रहा होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर समझिए आप, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। यहाँ पढ़ाई हो रही है। अब आप ध्यान से देखिए, पढ़ाई शब्द तो संज्ञा है, ठीक है, हो रही है ये भी कुछ नहीं, वो आपको इसी को अंडरलाइन करेगा, यहाँ शब्द को। तो यहाँ का भले ही विलोम होता है वहाँ, लेकिन यहाँ का कोई लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता है, कोई बहुवचन नहीं बनता है। तो यह क्या है? एक अव्यय है। यहाँ शब्द अव्यय है ना, लेकिन कैसा अव्यय है वो हमको पता करना है। कैसा अव्यय है दोस्तों? यह क्रिया विशेषण अव्यय है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करना क्या है? क्रिया है, काम है। तो पढ़ाई करने की विशेषता को बता दे रहा है ये शब्द, जो यहाँ शब्द है। तो इसलिए यहाँ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है। अब एग्जाम में क्या करेगा ना, वो बूंद बूंद के नीचे अंडरलाइन कर देगा। देखो, नल टपक रहा है, टपकना क्या है? क्रिया है। लेकिन बूंद बूंद शब्द ने क्या कर दिया? बूंद बूंद जो शब्द है वो विशेषता को बता रहा है कि भैया ये जो नल है वो बूंद बूंद करके टपक रहा है, या वह बहुत धीरे धीरे चलता है। अब देखिए दोस्तों, वह भी सही है, सब कुछ ठीक है, चलना क्या है? क्रिया है। लेकिन धीरे धीरे शब्द ने इस क्रिया की विशेषता को बता दिया है, तो ये अव्यय। धीरे धीरे शब्द क्या है? अव्यय है। जैसे मैं कहूँ वह चुपके से चला गया। ठीक है, चुपके से चला गया। तो चुपके शब्द क्या है? अव्यय है, लेकिन कैसा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। साफ साफ पता चल रहा है।
लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्रकार से देखो ना तो आप जल्दी नहीं पकड़ पाओगे। कहीं एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस अव्यय के चारों भेदों को पढ़ लोगे अच्छे से, मैं मानता हूँ क्रिया विशेषण अव्यय थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन जब आप अन्य भेदों को भी देख लोगे तो फिर आपको इसमें समस्या कतई नहीं आएगी। कैसे? चलिए थोड़ी देर के लिए हम क्रिया विशेषण अव्यय को रोक लेते हैं, मान लेते हैं आपके समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं मानता हूँ क्योंकि ये कठिन, इतना आसान, ये जो टॉपिक है ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। यहाँ पर सबको समझ में आ जाएगा अव्यय क्या है, विकारी क्या है, विकारी क्या है, लेकिन अव्यय के भेद पकड़ना थोड़ा कठिन है। लेकिन जब आप इन तीनों को समझ लोगे तो चौथा अपने आप आपके समझ में आ जाने वाला है। अभी कैसे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक मतलब वो एक का संबंध दूसरे से बता रहा है, तो उसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बताते हैं। यानी होगा क्या कि जो संज्ञा होगा, संज्ञा के ठीक बाद में वो शब्द आएगा और आकर के क्या करेगा, वाक्य के दूसरे शब्द से उसका रिलेशन जोड़ देगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य क्या है, संज्ञा है ना, पानी के बिना, पानी भी संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन बिना शब्द क्या है, यहाँ पर अव्यय है, क्योंकि बिना का कोई वो नहीं बन सकता, बहुवचन नहीं बन सकता, कोई कारक नहीं बन सकता। बिना शब्द को हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये अव्यय है। लेकिन कैसा अव्यय है, संबंध बोधक। क्यों? क्योंकि पानी का संबंध जीवित रहने से है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये संबंध बोधक तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। ऐसे भी हो सकता है कि रवि जो टॉपर है, रवि जो टॉपर है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर देखिए रवि तो संज्ञा है, लेकिन जो शब्द क्या है, अव्यय है, इसने इसका रिलेशन भाई होने से लगा दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर होगा संबंध बोधक, बहुत इजी होता है। या अंदर जो बैठा है वह हमारा आदमी है, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो जो शब्द क्या है, इसको संबंध बोधक, उधर भी हमने पढ़ा था, सर्वनाम में भी पढ़ा था, है ना, विशेषण में भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये जो है संबंध बोधक अव्यय बहुत ही ईजी है, लेकिन अव्यय पहचानना है। अगला दोस्तों, समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ना 2018 के बीपीडीओ के पेपर में आया था। आप 2018 का 25 फरवरी 2018 को बीपीडीओ का पेपर हुआ था, वो उठा करके देखिएगा। वहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन आई थी, पूछी गई थी, डेफिनेशन पूछी थी और बोला था कि इसमें कौन सा है। तो दोस्तों वो क्या था, समुच्चय बोधक अव्यय था, ठीक है। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं, सॉरी कंजक्शन जिसको बोलते हैं, कंजक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह हुई और पक्षी बोलने लगे, तो या सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो ये और शब्द क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, इस वाक्य और इस वाक्य को जोड़ने का। हिंदी में उसको कहते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। आगे चल के इसी को आप पढ़ोगे समुच्चय बोधक वाक्य भी कह सकते हो आप इसको। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ हम संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, समुच्चय बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे आप इसको समुच्चय बोधक वाक्य भी कह सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये और शब्द क्या है, अव्यय है। लेकिन कैसा अव्यय है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला शब्द होता है जो अव्यय, वो अव्यय होगा, उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बहुत सरल है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, मैं बाजार गया और वहीं से बैंक चला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी समझ में आ गया। अब है दोस्तों विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। विस्मय मीन्स होता है दोस्तों आश्चर्य होना, मतलब जैसे कहीं पे लिखा होगा वाह कैसा सुंदर दृश्य है, या किसी को जब पुकारते हैं दोस्तों हे राम, ओहो, अच्छा, शाबाश, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। दोस्तों इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान यह है कि इनमें जो पहला शब्द होता है उसके बाद इस प्रकार से संबोधन का निशान लगा होता है। जैसे मैं कहूँ हे राम, यह तुमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर जो ये हे राम शब्द है ये, या ऐसे कह लीजिए आप कि ओहो, ओहो यह क्या हो गया,
तो इसके पीछे ऐसा लगा होगा ओह शब्द जो है अव्यय है, लेकिन कैसा अव्यय है? विस्मयादि बोधक। और अगर इस वाक्य की बात करूं तो ये पूरा वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है, तो अगर देखिए दोस्तों विस्मयादि बोधक बहुत सरल है, आप बुक में भी देख लीजिएगा। समुच्चय बोधक तो उससे भी ईजी है, संबंध बोधक भी सरल है। कठिन कहने में क्रिया विशेषण ही होता है, इसलिए मैंने कहा अगर आपको वो 3 आ गए तो इसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी दोस्तों जब आपको आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर कोई चीज़ कठिन लगती है, मैं मानता हूँ सारी चीज़ सरल नहीं होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। यानी अगर आपको वो 3 आते हैं ऑलरेडी, तो ये चौथा आप नहीं भी पढ़ोगे तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन देगा, आपको ये समझ में आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, अगर तीनों समझ गए भाई नहीं है इसमें कुछ भी, तो अपने आप क्या है? क्रिया विशेषण, बशर्ते पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये क्लास में हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। कल जो अगली क्लास होगी दोस्तों, वह क्लास होगी हमारी शब्द भेद की, और दोस्तों बहुत लंबी क्लास होगी और बहुत बढ़िया क्लास होगी, और उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वैसे भी बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर छोटी छोटी क्लास बनाओ, क्योंकि नहीं तो कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा और फिर हम उतना कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी क्लास आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।